तो हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट एसडीजी है जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। तो ये सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ ये क्या है और इसको इसका ऊपर थोड़ा आप प्रकाश डालिए। ये आजकल जैसे हमारे स्कूलों में भी इस प्रकार के आपने कई जगह अलग अलग कलर के डब्बे देखे होंगे। ये 2 कलर के डब्बे होते हैं, कहीं पे 3 कलर के भी होते हैं। तो आजकल जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, सिटी बढ़ रही है, तो कचड़े की बहुत ज्यादा समस्या है। कोई नहीं चाहता कि उसके घर के आसपास कचड़ा हो, उससे दुर्गंध आती है। तो ये जो बातें हैं, ये हम जब अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो आगे जाके वो नहीं सीख पाएंगे। तो इसके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है कि हम जो कचड़ा है उसको पहले अलग करें, कौन सा जैविक है कौन सा अजैविक, ये स्कूल स्तर पे ही हमें बच्चों को सिखाना है। जब बच्चे स्कूल स्तर पर सीख लेंगे तभी हम आगे लोगों को सिखा पाएंगे कि भाई आप कचड़े का कैसे प्रबंध करें। तो जैसे जैविक कचड़ा होता है, तो हमारे स्कूल में भी हमने अलग अलग डस्टबिन बनाए हुए हैं। तो जो मिड डे मील जैसे हम खाना बनाते हैं, जो कचड़ा बच जाता है सब्जी का या पेड़ पौधों के जो पत्ते होते हैं, वो सारे हम जैविक उसमें एक जगह डालते हैं। और उसके लिए फिर हमने स्कूल में एक पिट बनाया हुआ, हमारे स्कूल में एक पिट बना हुआ, जिसमें हम क्या होता है कि फिर हफ्ते में एक हमारे यहाँ वो करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ये रिसाइकल वीक करते हैं हफ्ते में एक दिन। जो वो कचड़े के डब्बे भर जाते हैं तो उसको निकाल के हम क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है ना। तो जो हमारा जैविक वाला होता है उसको हम क्या करते हैं, पिट में डालते हैं और उसमें पत्ते उत्ते डाल के मिट्टी से भर देते हैं। 3 महीने के बाद उसमें खाद बन जाती है। जब हम उसको निकालते हैं तो खाद बन जाती है और वो हमारे जो मिड डे मील का किचन गार्डन है वहां पे हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरा अजैविक जो कचरा होता है, इसमें क्या होता है, बच्चों को हम बोलते हैं कि भाई पहले तो अपने घर से बोतल लेके आओ पानी की और पॉलिथीन और ये इस्तेमाल ना करें। लेकिन उसके बाद भी अगर बच्चे ले आते हैं तो हम क्या करते हैं कि भाई जो अजैविक होता है उसको वहां डालें, जिसमें जैसे स्टील भी हो सकता है या लोहे की वस्तु भी हो सकती है, आपका मेटल हो सकता है या प्लास्टिक हो सकता है, कुछ भी होता है। फिर हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं। मैंने कहा था वीक बनाते हैं हम उसको, रिसाइकल वीक, तो उसमें अलग अलग कर देते हैं। फिर उसमें से हम ये देखते हैं कि हमारे लिए कौन सा इसमें बेटर है जो उसका हम इस्तेमाल करें। जैसे जो पानी की बोतलें होती हैं जो बच्चे रीयूज वाली नहीं होती हैं, जो वन टाइम यूज वाली बोतलें होती हैं, जो कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं बच्चे, उसकी बोतलें पड़ जाती हैं, तो उनको हम सोचते हैं कि इनका क्या करा जाए। या तो हम जो नगर पालिका की गाड़ी आती है वहां पे वो वहां से सामान ले जा लेते हैं। लेकिन कुछ चीजें हम क्या करते हैं, स्कूल में डेकोरेशन के काम आ जाती हैं। जैसे बच्चों को बोलते हैं भाई इसमें गमले बना लो या मिट्टी भर दो बोतलों में और उसको पार्क बना लो एक छोटा सा। और कुछ बच्चे उसका जो मतलब हमारे यहाँ होम साइंस है, वो लोग जो रॉ मटेरियल होते हैं उनका कुछ बेहतर इस्तेमाल बना कर लेती हैं, बहुत आकर्षक चीजें बनाती हैं। तो मतलब हम इनका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जो रिसाइकल हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे बच्चों को नॉलेज भी मिलती है कि भाई कौन सा पदार्थ क्या होता है, कौन सा हानिकारक है, किसका बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। और जो बच जाता है, बेकार हो जाता है, फिर हम उसको नगर पालिका की जो गाड़ी आती है वो उसको ले जा लेती है। तो इससे क्या होता है कि बच्चों में एक जागरूकता आती है, और जब बच्चे जागरूक होंगे तो समाज भी जागरूक होगा। ठीक है ना। तो इससे जो हमारी समस्या है, जो ये कूड़ा करकट वाली समस्या है कि जैविक अजैविक, तो वो ज्यादा आसानी से सॉल्व हो सकती है। करेक्ट सर, आपने ये जो एग्जाम्पल बताया है सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ के लिए, बहुत वेरी कनेक्टिव एग्जाम्पल है। क्योंकि हर सुबह उठते ही हमारा पहले काम यही होता है कि घर में जो रहते हैं उसको जाके डस्टबिन पे डालना है। बहुत सारे जगह पे ऐसे डस्टबिन्स नहीं रहते हैं और वो एक ही डब्बा में डालते हैं कि मिक्स कर जो देते भी सफाई वाले रहते हैं वो मिक्स सेपरेट करने के लिए उसको भी बहुत दिक्कत होता है, और इसके लिए रिसाइकलिंग भी चलता है तो उसको भी सेपरेट करने में दिक्कत होता है। तो ये सस्टेनेबिलिटी जब आएगा ये सिटीज़ और कम्युनिटीज़ में, जैसे आपने एक एग्जांपल दिया है बच्चों हर वीक ये करता है, तो अगर बच्चों को ये एक दिन किया है और छोड़ दिया है तो ये एक मैजिक शो बनेगा। या 1-2 दिन 2 बार 3 बार किया है तो इनको ये एक्टिविटी या प्रोग्राम हो जाएगा। अगर ये हर वीक होता है, हर महीने होता है, तो इसके कल्चर बन जाता है। तो ये जब कल्चर बन जाता है तो ये आइडिया सस्टेनेबल फॉर्म में आता है।
अभी मैं कुछ सिटीज़ में देख रहा हूँ या कुछ कम्युनिटीज़ में देखता हूँ, ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। कोई इनिशिएटिव लेते हैं और 2-3 हफ्ते के बाद छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि कोई आते ही नहीं है। सब लोग आते हैं क्योंकि ये सस्टेनेबल जब बनेगा, आप इस पे कंसिस्टेंसी से काम करना है। और अभी बहुत सारे सिटीज़ में सर बारिश आएँगे तो पूरा रोड भर जाते हैं। का सस्टेनेबल आइडिया नहीं है रोड्स बनाने का, या बहुत सारे जगह पे ब्रिजेस कोलैप्स होते हैं, सस्टेनेबिलिटी आइडिया नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें रहते हैं सर। कुछ समय के लिए सोच के उसको बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, ये टेम्परेरी हो जाता है। तो आप सबसे विनती है, आप जो भी छोटा-सा काम भी कर रहा है, आज स्कूल में एक पेड़ भी लगा रहे हैं या जो सर ने बताया है गार्डन्स भी लगाना है या वाटर फ़िल्टर भी करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स करना है। ये सिर्फ़ आज का या कल का देख के मत, नेक्स्ट 10 इयर्स का, 20 इयर्स का देख के करना, तब ये सिटीज़ और ये कम्युनिटीज़ सस्टेनेबल बन जाएँगे। तो हमारा नेक्स्ट एसडीजीज़ पे जाते हैं सर। आप सब देख रहे होंगे नेक्स्ट हमारा एसडीजी जो स्क्रीन पे दिख रहा है, रिस्पॉन्सिबल कंज़म्पशन। सर आजकल क्या हो गया है, बच्चों को ये जो रिसोर्सेस हैं, ये रिसोर्सेस का महत्व पता नहीं चल रहा है कि किसको कहाँ कितना यूज़ करना है। ये जानकारी नहीं है और ये वैल्यू भी उनको पता नहीं है। इससे बहुत बुरा चीज़ हो रहा है सर, हर जगह हर रिसोर्स को वेस्ट कर रहा है। तो क्या हम इस पे कुछ कर सकते हैं, या नेचुरल रिसोर्सेज जो रहते हैं, जो बड़ा कंपनीज में बोलते हैं कि रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मैनेजमेंट। जो एक प्रोजेक्ट बनाना है तो उसमें 10 मैनेजमेंट्स इंक्लूड होते हैं। ये 10 मैनेजमेंट्स में एक मैनेजमेंट है रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये रिसोर्स मैनेजमेंट को अगर हम कैसे स्कूल से या बच्चों के आइडिया से लेके आ सकते हैं? सर जैसे आपने बताया कि आजकल प्लास्टिक कचरा बहुत ज़्यादा हो रहा है करेक्ट, और जगह-जगह प्लास्टिक बोतलें बिखरी हुई पड़ी रहती हैं। राइट, तो आजकल एक प्लास्टिक ब्रिक्स बनाने का जो वो है वो बहुत बढ़िया चल रहा है, जो पर्यावरण को बहुत संरक्षित कर सकता है। तो हम भी देखते हैं, अक्सर स्कूल में भी देखते हैं कि बच्चे कुरकुरे खाते हैं या कुछ करते हैं, वो फेंकते रहते हैं। वो सिंगल यूज प्लास्टिक जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उसके लिए अगर जो खाली पड़ी बोतलें हैं, वो जो कचरा है उसको उसमें भरा जाए, बिल्कुल टाइट वो बोतलें बन जाती हैं और वो एक ब्रिक का काम करती है। तो ये कंसेप्ट हमने अभी बच्चों को दिया भी है। हमारे यहाँ चूँकि अभी जैसे बता रहे थे प्रतिभा दिवस, तो हम उनको बीच-बीच में बताते रहते हैं कि आप क्या करें, पर्यावरण संरक्षण के लिए आप किस तरह से प्रयास करें। तो हमने उनको एक टास्क दे रखा है कि आपके आसपास जितनी भी बोतलें होती हैं, खाली बोतलें, आप उनको इकट्ठा कर लीजिए और जो आप कुरकुरे खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, उनके जो पैकेट्स हैं, उनके अंदर आप भरते रहिए। तो धीरे-धीरे क्या हो जाएँगी, वो एक ब्रिक का रूप ले लेंगी, बहुत टाइट ब्रिक्स वो बन जाती हैं। तो हम सजावट के लिए जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको बोतलों को इकट्ठा करके और उनके बीच में हम फुलवारी स्थापित कर सकते हैं। एक गमले का रूप उनको दे सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है उस प्लास्टिक ब्रिक्स को बना करके पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अच्छा मैसेज जो है समाज में दे सकते हैं और लोगों को भी हम बता सकते हैं। बच्चों के माध्यम से हम उनके गार्जियंस को समझा सकते हैं उस बात को, और वो धीरे-धीरे पूरे समाज में अगर इस तरह की बात जाती है, तो मैं समझता हूँ कि पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अच्छा प्रयास हो सकता है। वेरी नाइस एग्जांपल सर, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन जो होता है उसमें ही पहला चीज़ वर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर कोई इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया है, तो ये कंजम्पशन जो वृद्धा जा रहा है इसको रोकना बहुत मुश्किल है। जैसे आपने बताया है, बच्चों के पास ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं, जो आप जैसे टीचर्स हैं उनको थोड़ा सपोर्ट मदद मिलेंगे इस आइडियाज़ को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ बच्चों के पास हैं और आप सब लोगों के भी जो लर्नर्स इस एपिसोड्स को देख रहा है, ऐसे ही हम कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली बहुत सारे रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहा है। हर दिन जब ब्रश करते हैं तो टैप थोड़ी देर ज़्यादा खुला रहते हैं या लाइट्स बंद नहीं करते हैं। ऐसे छोटे-छोटे चीज़ एक जगह पे 1 सेकंड वेस्ट करते हैं। ऐसा पूरा इंडिया में लाखों लोग करते हैं, तो कितना बड़ा रिसोर्स वेस्टेज हो जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए। और ये जो हम वेस्टेजेस कर रहे हैं सर, ये अभी प्लास्टिक का आपने बताया है, पानी का अगर पोल्यूट हो रहा है, अगर वो नहीं करेंगे, ये सब हम सोचते हैं कि छोटे-छोटे चीज़ें हैं,
लेकिन अभी जो हमारा नेक्स्ट SDG आने वाला है, ये जो G20 समिट हुआ है उसमें सब देश जो G20 में पार्टिसिपेट किया है वो इसको बहुत एक अच्छा एक्शन प्लान के द्वारा लेके जाने के लिए एक फोकस पॉइंट बना है। मतलब उनका प्रायोरिटीज में ये एक है, इतना सारे देश इसको प्रायोरिटी लिया, मतलब इसमें कुछ खास होगा। तो आप सब देख रहे होंगे हमारा नेक्स्ट जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो है क्लाइमेट एक्शन। जो हम छोटा छोटा ये रिसोर्सेस वेस्ट कर रहा है या पानी को पोल्यूट कर रहा है, ये सब मिलके एक बड़ा साइक्लोन के फॉर्म में आ रहा है या एर्थक्वेक्स आ रहा है या बहुत सारे क्लाइमेट चेंजेस हो रहा है। तो क्या इस क्लाइमेट चेंजेस को सब लोग समझते हैं कि ये फ्लड्स आते हैं, इसमें मेरा क्या है लेने देना, लेकिन हम भी उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली। तो क्या हम इस क्लाइमेट को बचाने के लिए बोलते हैं कि इट इज़ अ मदर नेचर, ये जो मदर नेचर बचाने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं? जैसे आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हुई, उसके बाद कई सारी प्रदूषण और ये जितना उत्पादन और ये जितनी फैक्ट्रीज लग रही हैं और जितना बोलते हैं कि डेवलप हो रहा है, विकास हो रहा है, ये हो रहा है, तो इसका एक हानिकारक पहलू ये है कि इससे जो पर्यावरण है उसको बहुत नुकसान हो रहा है। तो खासकर जो हमारे उत्तराखंड है या हिल एरियाज होते हैं वहाँ पे ज़्यादा इसका असर देखने को मिलता है पर्यावरण का, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, अत्यधिक बारिश हो जाती है या वहाँ पर कभी आगजनी घटनाएं घट जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होने से पेड़ कटने से क्या होता है कि भूस्खलन बहुत ज़्यादा होते हैं, लैंडस्लाइड आपने देखा होगा कि गांव के गांव खत्म हो गए। इस बार देखो बहुत बारिश हुई उत्तराखंड में, तो सामान्य से ज़्यादा, और क्लाउड बर्स्टिंग बोलते हैं जिसको, बादल फटना, वो क्यों होता है? इसलिए होता है कि वो जब पेड़ कट जाते हैं तो पानी ऊपर से नीचे डायरेक्ट बहुत तेजी से फ्लो करता है। तो उसके लिए जो हमारे स्कूल जो पहाड़ों क्षेत्रों में हैं या ऐसी डेंजर जोन्स के पास हैं, तो उनके पास कुछ एक्शन प्लान होना चाहिए स्कूल में कि हम अपने समुदाय को कैसे मतलब इस समस्या से निजात दिलाएं। तो उसके लिए टीचर्स और जितने भी शिक्षक हैं हमारे या बच्चे हैं या हमारे जो कम्युनिटी के जो हेड हैं उनको आपस में मिल बैठ के इस समस्या का सलूशन निकालना चाहिए, अच्छे आइडियाज लाने चाहिए कि कैसे हम इसको पर्यावरण संरक्षण करें। तो इसके लिए जैसे हमारे स्कूल में या कई स्कूलों में इको क्लब का गठन किया गया है। इको क्लब के गठन के माध्यम से अपने क्षेत्र के आसपास की स्टडी करनी चाहिए कि मेरे स्कूल के आसपास क्या है इन्वायरमेंट, एक प्रोजेक्ट बच्चों को दिया जाए। उससे क्या होगा कि बच्चे एनालाइज करेंगे कि किस चीज की कमी है, पेड़ कौन कौन से कम है, तो उन पेड़ों को कैसे वहां पे लगाया जाए, और खासकर स्थानीय पेड़ों, स्थानीय मतलब वेजिटेशन हो जो वहां फल फूल सके। ये नहीं कि ठंडे इलाके में आपने गर्म पेड़ लगा लिए तो कुछ दिन वो होगा फिर उसके बाद डेथ हो जाएगी। तो हमारे जो प्रजाति के पौधे, देसी प्रजाति के पौधे होते हैं जो जिस क्षेत्र में होता है वहीं उगते हैं, तो जैसे उत्तराखंड में ओक हो गया, बांज हो गया, बुरांस हो गया, इनको लगाने से क्या होगा, एक तो पर्यावरण जो हमारी मिट्टी है वो खिसकेगी नहीं, वो उसकी जड़ें बहुत अच्छी होती हैं, वो उसको पकड़ के रखती हैं कितनी भी बारिश हो जाए। उनके वो लगने के बाद तो और नेचुरल जो वेजिटेशन है वो बढ़ जाती है, ठीक है, संरक्षण हो जाता है। पशुओं को चारा मिलता है गांव में, ये फायदा हो जाता है, इधर उधर नहीं भटकना पड़ता, भाई कुछ पेड़ पौधे खाते ही हैं पशु, तो उससे डबल फायदा हो जाता है, आमदनी भी बढ़ती है उनकी, ठीक है ना। और जो हमारा भूस्खलन की जो समस्या है वो भी काफी हद तक कम हो जाती है। तो इसके लिए इस तरह के प्रोजेक्ट चलाने से या इस प्रकार का जो इनोवेटेड आइडियाज होगा उससे क्या होगा कि बच्चों को एक तो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होंगे, समस्या को समझेंगे, ठीक है ना, और उन बच्चों के साथ साथ फिर उनके परिवार में वो सहभागिता आएगी कि हमें कैसे अपने ग्लोबली अपना एनवायरनमेंट ठीक करना है, ठीक है ना, कि अपना एरिया को नहीं खराब करना है, ठीक है ना। क्योंकि आपने देखा होगा कि भूस्खलन से कई कई पीढ़ियां समाप्त हो जा रही हैं। अभी केरल में जो घटना घटी थी, तो अनऑथराइज जगह पे लोग बस जाते हैं या नदी मुहाने में बस जाते हैं, जिससे फ्लड आता है और वो गांव के गांव पूरे साफ हो जाते हैं। तो हमें मतलब अपने पर्यावरण को
सही ढंग से बचाने के लिए जो हमारा वृक्षारोपण अभियान है वो स्कूल स्तर से शुरू करना चाहिए, और उसमें जो सेवी संस्थाएं होती हैं उनकी मदद लेनी चाहिए, और साथ में सरकार से भी मदद लेनी चाहिए। हमारा जैसे स्कूल स्थापित है, हमारा स्कूल राजा जी नेशनल पार्क के पास है, तो हम हर साल 200 से 300 वृक्ष वहां से ले लेते हैं, किससे, फॉरेस्ट से। और हमारे स्कूल में जो मिशन के तहत जो हमारे वन विभाग है उसने हमारे स्कूल में 1 लाख रुपए की नर्सरी लगाई है, और उनका जो प्रोजेक्ट है 3 साल का है। छोटे छोटे पौधे हैं वो लगा के चले गए, मतलब उसमें प्लास्टिक में, और उन पौधों को संरक्षण की जिम्मेदारी स्कूल को दी गई है। हमने उसे पानी वानी डाल डाल के 3 साल में काफी बड़ा कर दिया, और उन पौधों को अब हमने लगाया, और जो बच गए वो हर बच्चे को दे देते हैं, उसके बर्थडे पे दे देते हैं स्कूल के, ताकि घर में ले जाए और लगाए पौधा। कुछ तो ज्ञान होगा, क्योंकि बहुत पौधे हैं। तो 1 लाख रुपए में तो बहुत बड़ी नर्सरी लगी है। तो मैं चाहते हैं कि इसी प्रकार का कोई इनोवेशन हो पहाड़ में भी, नर्सरी स्कूल में लगाई जाए, और उसी से फिर पौधे इधर उधर लगाए जाए, तो खरीदने नहीं पड़ेंगे पौधे बार बार। जैसे पहाड़ एरिया में लाइन बहुत होता है, हाँ। ज्यादा होते हैं, उससे प्राण का भी बहुत लॉस होता है, इकोनॉमिक लॉस होता है। तो अभी हमारा जो आपने बताया है क्लाइमेट एक्शन के बारे में, सर आप भी एक एग्जांपल शेयर कर रहे थे कि ये जो सीड बॉल्स रहते हैं ये भी एक इनोवेटिव आइडिया है। तो आपने बताया था मुझे सीड बॉल्स बना के वो हेलीकॉप्टर से भी फेंका है। आप उसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं सर? सीड बॉल भी जो सर ने बताया है कि कुछ क्षेत्र जो जहाँ पर भूस्खलन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो अगर हम सीड बॉल के माध्यम से, क्योंकि हर जगह जाना संभव नहीं है, जहाँ अति दुर्गम इलाके हैं जहाँ पर संभव नहीं है जाना, तो वहाँ पर हम अगर सीड बॉल बनाएं, सीड को हम क्या करते हैं कि मिट्टी और गोबर से मिला करके एक बॉल का रूप दे देते हैं, उसके अंदर सीड रखते हैं, और उसके बाद हम उसको फेंक देते हैं उन जगह पर। जोर से फेंकेंगे या किसी माध्यम से फेंक सकते हैं, हेलीकॉप्टर से फेंक सकते हैं। तो अभी पिछले साल हमारे विद्यालय में भी हमने ये यूनिवर्सिटीज़ के कुछ लोग आए थे, और फिर हमने भी उनके साथ मिल करके ये सीड बॉल पे काम किया, और हमने बच्चों को दिया कि उनको छुट्टी के समय सीड बॉल दिए गए, बांटे गए कि आप जो है घर जा करके जो आसपास जो खाली जगह है वहाँ पर आप इन बॉल्स को फेंकिए। तो बच्चों को बड़ा मज़ा आया उसमें, उनको अच्छा लगा कि हाँ ये इस तरह का कुछ वेरी नाइस वो हो सकता है। आप ये बोलते समय मुझे भी थोड़ा एक्सपीरियंसेस याद आया है कि हम जब ये सीड बॉल कर रहे थे हमने थोड़ा ये रिसर्च किया है। जब आपका एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, बोले सही समय सही जगह पे भी डालना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमने ऐसा किया है कि ये जो सीड बॉल्स बनाया है, हाईवेज पे जो लॉरी ड्राइवर्स जाते हैं, सारथीस जाते हैं, उनको दे दिया है। सर आप हाईवे पे जाते हैं, बहुत हज़ारों किलोमीटर जाते हैं, आपको लगता है कि इधर बहुत पेड़ कम है या इधर बहुत एनवायरनमेंट ख़राब है, इधर पेड़ आना चाहिए। अगर रेनी सीजन के थोड़ा आसपास में जब मौसम थोड़ा अच्छा रहता है वो पेड़ आने के लिए, तो उस जगह में आप ये सीड बॉल्स डालते जाइए। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है सर, वो भी इसमें शामिल हो गए हैं। वो भी बहुत हैप्पी फील होता है कि हम सिर्फ यही काम नहीं कर रहे, कुछ पर्यावरण के लिए भी हम काम कर रहे हैं।